डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स और संक्रमण अवस्था इत्यादि के बारे में बताया था और वन स्टेप प्रोसेस में किस प्रकार से संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है और प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन होता है। इसको एक्सप्लेन किया गया था मीथेन के हैलोजिनेशन के संदर्भ में और इसमें जो है ये दिखाया था कि मीथेन का हैलोजन फ्री रेडिकल के साथ में जो है रिएक्शन होकर के ट्रांजिशन स्टेट है वो प्राप्त होती है। और इस संक्रमण अवस्था को हमने दिखाया था कि ये ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख में टॉप ऑफ द एनर्जी हिल पर होती है, अर्थात इस समय जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें हमने दिखाया था कि मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है और हैलो अम्ल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन मिथाइल फ्री रेडिकल और जो हैलो अम्ल हैं वो हमारे वास्तविक प्रोडक्ट नहीं हैं, बल्कि ये एक इंटरमीडिएट के रूप में या मध्यवर्ती के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अब ये जो मध्यवर्ती हैं ये अगले स्टेप के लिए रिएक्टेंट का काम करते हैं या अभिकारक का काम करते हैं और इस समय अर्थात दूसरा जो प्रक्रम है उसके लिए मिथाइल फ्री रेडिकल और जो हैलोजन है वो अब इसमें दूसरे स्टेप में, जो कि इसको हम श्रृंखला संचरण का पद कहते हैं, इसके श्रृंखला संचरण के पद के लिए मैथिल मुक्त मूलक और जो हैलोजन है वो अभिकारक का काम करेंगे और इसके लिए पुनः एक संक्रमण अवस्था है वो प्राप्त होगी, जिसे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या सक्रियण ऊर्जा 2 के रूप में व्यक्त करते हैं। तो अब यहाँ पर है ये जो है सक्रियण ऊर्जा 2 जो है लगेगी और ये 2 पद प्रक्रम है। इसको हम ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये इस प्रकार से 2 पद प्रक्रम के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हम देखें, फिर से हम देख लें, कल जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि मीथेन है और हैलोजन फ्री रेडिकल है, ये जो है आपस में रिएक्ट करके यहाँ पर इस अपक्रिया के लिए ये अभिकारक हैं और एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट लग रही है, ट्रांजिशन स्टेट है वो प्राप्त हो रही है, जिसको हमने यहाँ पर T1 से व्यक्त किया है। इसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन E एक्टिवेशन 1 है। फिर अब ये प्रोडक्ट बन गए मिथाइल फ्री रेडिकल और ये HX हैं। अब दूसरे पद के लिए जो मिथाइल फ्री रेडिकल है और हैलोजन है ये अभिकारक हैं और ये जो है हैलोजन का अब यहाँ पर ब्रेकिंग हो रहा है और फ्री रेडिकल जो हैलोजन का फ्री रेडिकल अलग होकर मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा CH3X और X फ्री रेडिकल है वो वापस निकल जाएगा। ये फ्री रेडिकल फिर पहले स्टेप में जाकर मीथेन पर आक्रमण करके फर्स्ट स्टेप के लिए जो है रिएक्टेंट का काम करेगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है मिथाइल हैलाइड का बनना और हैलोजन फ्री रेडिकल का बनना, ये दोनों 2 स्टेप प्रोसेस हैं, जिसके लिए यहाँ पर है वो शो किया गया है 2 स्टेप में किस प्रकार से पहले स्टेप में है जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मिथाइल फ्री रेडिकल है और हैलोजन जो है हैलो अम्ल का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरे स्टेप के लिए जो अभिकारक हैं वो एक अभिकारक तो मिथाइल मुक्त मूलक हो गया और दूसरा जो अभिकारक है वो हैलोजन का मॉलिक्यूल है। दूसरा अभिकारक है वो हैलोजन का मॉलिक्यूल है, जो कि ये दर्शाया गया है यहाँ पर कि हैलोजन का जो मॉलिक्यूल है वो मिथाइल फ्री रेडिकल के प्रभाव से जो है ये टूटने की, यहाँ पर देखो हैलोजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है XX के बीच का बॉन्ड है वो टूटने की स्थिति में है और मिथाइल फ्री रेडिकल और हैलोजन के बीच का बंध है वो बनने की स्थिति में है। इस प्रकार से ये ट्रांजिशन स्टेट T2 प्राप्त होती है, जिसके लिए सक्रियण ऊर्जा E एक्टिवेशन 2 से व्यक्त की है। तो अब देखिए यहाँ पर ये ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख हमें ये भी बताता है कि इस अपक्रिया में जो प्रथम पद है उसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा है, जबकि द्वितीय पद के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम है। तो प्रथम पद है वो धीमी गति से होगा, अतः इसका ये जो प्रथम पद है वही वेग निर्धारक पद हो जाएगा। जो दूसरा स्टेप है वो फास्ट होगा। फास्ट क्यों होगा? क्योंकि उसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 1 है वो ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 2 है वो कम है। इसलिए जो पहला पद है वो धीमी गति से होगा और दूसरा पद है वो फास्ट होगा और ये जो है प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक 2 स्टेप प्रोसेस के लिए ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख को व्यक्त किया गया है, जिसके लिए
जो सक्रियण ऊर्जा है उसके मान भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। अंततः CH बंध का विलयन होता है और HX बंध का निर्माण होकर उत्पाद बनते हैं। दो पद प्रक्रम के ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख में प्रथम संक्रमण अवस्था हेतु ऊर्जा का मान द्वितीय संक्रमण अवस्था के ऊर्जा के मान से मैंने बताया है अधिक है, अतः प्रथम पद धीमा होगा। जिसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है वो पद धीमा हो जाता है, और हमेशा हम जानते हैं काइनेटिक्स में जो धीमा पद है वही वेग निर्धारक पद होता है, इसलिए ये वेग निर्धारक पद हो जाएगा। मध्यवर्ती की उपस्थिति, अब ये जो हमने कहा है कि यहाँ पर, अब देखिए हम यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट हमेशा होती है वो एनर्जी के हिल पर होती है, और जो मध्यवर्ती बनते हैं वो जो है एनर्जी के लो लेवल पर होते हैं। मध्यवर्ती हैं वो एनर्जी के लो लेवल पर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका एनर्जी लेवल देखेंगे तो ये दोनों ट्रांजिशन स्टेट से कम पर हैं, वो मध्यवर्ती उपस्थित हैं। मिथाइल फ्री रेडिकल और जो है ये हैलो अम्ल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये मध्यवर्ती के रूप में बन रहा है, तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो ट्रांजिशन स्टेट्स के एनर्जी लेवल से कम है। तो यहाँ पर हमने तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख में किस तरह से संक्रमण अवस्थाएं हैं। T1 अगर दो जो है एक मध्यवर्ती बन रहा है, हमेशा ये भी ध्यान रखना कि अगर एक मध्यवर्ती का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए कम से कम दो संक्रमण अवस्थाएं होंगी, T1 और T2 हैं। इसके अलावा अगर मध्यवर्ती बनते हैं तो उनके लिए संक्रमण अवस्थाएं क्रमशः और अधिक हो सकती हैं। तो एक मध्यवर्ती के फॉर्मेशन के लिए दो संक्रमण अवस्थाएं प्राप्त होंगी, और ये रिएक्शन, अब इसमें यही हम देखते हैं कि इसमें जिसके लिए संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट में एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होगा वही वेग निर्धारक पद हो जाता है। तो इससे वेग निर्धारक पद का भी हमें मालूम पड़ता है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी को समझने के लिए हमने प्रोपेन और आइसोब्यूटेन के क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण का कंपैरेटिव स्टडी किया है। प्रोपेन और आइसोब्यूटेन के क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। प्रोपेन का क्लोरीनीकरण है, ये हम कर रहे हैं। प्रोपेन मैंने बताया था कि हेलोजेंस में जो रिएक्टिविटी है वो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की वैसे सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन चूंकि वहाँ पर अपक्रिया इतनी अधिक तीव्र होती है कि वो एक्सोथर्मिक हो जाती है या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाती है, इसलिए जनरली फ्लोरिनेशन की रिएक्शन को हम स्टडी नहीं करते हैं। क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन को स्टडी करते हैं। हम यहाँ पर कंपेयर करने के लिए, क्रियाशीलता एवं वर्णात्मकता का अध्ययन करने के लिए प्रोपेन और आइसोब्यूटेन के क्लोरीनीकरण को देखते हैं। क्लोरीन के साथ में प्रोपेन की अपक्रिया है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की उपस्थिति में हो रही है ये। तो इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन है वो 44% प्राप्त हो रहा है, 2 क्लोरोप्रोपेन 56% प्राप्त हो रहा है। अब हम आइसोब्यूटेन में देखते हैं। आइसोब्यूटेन का क्लोरीनीकरण अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 2 मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये 64% प्राप्त होता है, और 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन है, ये 36% प्राप्त होता है। 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन है, ये 36% प्राप्त हो रहा है। ये 36% कैसे प्राप्त हो रहा है? टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल के द्वारा इसका फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर ये हमें जो प्राप्त हो रहा है ये आइसोब्यूटाइल फ्री रेडिकल से हमें प्राप्त हो रहा है, जो 64% हमें प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार प्रोपेन व आइसोब्यूटेन का ब्रोमीनीकरण है वो निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। प्रोपेन का ब्रोमीनीकरण अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब हम यहाँ पर देखेंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त हो रहा है 3% और 2 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त हो रहा है 97%। अब हम आइसोब्यूटेन का अगर हम ब्रोमीनीकरण देखते हैं तो देखें हम यहाँ पर जो रिएक्शन है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही थी, और इसमें जो रिएक्शन है वो 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है। तो ये क्लियरली शो करता है कि जो ब्रोमिनेशन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो
क्लोरीनेशन के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अब यहाँ पर 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम आइसोब्यूटेन के ब्रोमीनीकरण को देखते हैं तो इसमें 2 मिथाइल 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है जो 1% बनता है, और 2 मिथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये 99% बन रहा है। अर्थात इस अपक्रिया में 2 मिथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेन है, अर्थात जो टर्सरी जो है ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो 99% या ऑलमोस्ट 100% हमें प्राप्त हो रहा है, जबकि यहाँ पर जो 1 डिग्री फ्री रेडिकल के द्वारा फॉर्मेशन हो रहा है वो 1% या नगण्य फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यहीं से हम क्लियरली देख सकते हैं कि चूंकि ब्रोमीन की जो क्रियाशीलता है वो कम है, क्रियाशीलता को हमने टेम्परेचर के द्वारा देख लिया, इसकी जो रिएक्शन है सेम रिएक्टेंट के साथ में, सेम रिएक्टेंट अर्थात हमने समान अभिकारक क्या क्या लिए हैं, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन। प्रोपेन के साथ में है ये रिएक्शन है 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसी तरह आइसोब्यूटेन के साथ 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और प्रोपेन के साथ में क्लोरीनेशन जो हो रहा है वो केवल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है, और आइसोब्यूटेन के साथ क्लोरीनेशन हो रहा है वो 25। तो ये क्लियर है कि ब्रोमीन की जो रिएक्टिविटी है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। एक बात हमने ये देख ली है, और साथ में हम देखते हैं जब हम आइसोब्यूटेन का ब्रोमीनीकरण कराते हैं तो इसमें जो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है केवल 1% हो रहा है, और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन है वो 99%। अर्थात रिएक्टिविटी कम हो जाने पर टर्सरी जो फ्री रेडिकल है उसके द्वारा ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट बनाने की टेंडेंसी है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। यही बात मैंने शुरू में बताई थी कि अगर रिएक्टिविटी कम होती है तो सिलेक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। सिलेक्टिविटी क्यों ज़्यादा हो जाती है, कैसे हम यहाँ पर प्रमाणित करेंगे कि टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन बहुत आसानी से होता है, अर्थात इसका स्थायित्व है वो सबसे ज़्यादा होता है, और टर्सरी हाइड्रोजन का जो रिमूवल है वो आसान होता है। तो टर्सरी हाइड्रोजन का रिमूवल आसान हो रहा है, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम हो रही है, तो कम रिएक्टिविटी वाला ब्रोमीन फिर उस हाइड्रोजन को ही हटाने की टेंडेंसी रखता है जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा। इसकी रिएक्टिविटी कम है तो ये उस हाइड्रोजन को सिलेक्टिवली या वर्णात्मक रूप से चयन करेगा जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इसकी रिएक्टिविटी कम तो जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा। ऊपर हम देखेंगे कि यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी है वो अधिक है तो इसकी जो सिलेक्टिविटी है वो कम है। यहाँ पर हम देखेंगे कि टर्सरी जो ब्यूटाइल क्लोराइड है वो केवल 36% ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, और 64% है वो हमारे लिए प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड है वो प्राप्त हो रहा है। 2 मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन है ये 64% प्राप्त हो रहा है। तो चूंकि क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है इसलिए इसकी सिलेक्टिविटी है कम है, यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी है कम है इसलिए ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है इसलिए इसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा है। इसको हम यहाँ पर देखते हैं, प्रोपेन के क्लोरीनीकरण में 2 क्लोरोप्रोपेन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 2 क्लोरोप्रोपेन हमने देखा था कि 2 क्लोरोप्रोपेन है वो 56% प्राप्त हो रहा था, और 1 क्लोरोप्रोपेन है वो 44% प्राप्त हो रहा था। मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। उत्पाद का बनना मध्यवर्ती मुक्त मूलक के स्थायित्व पर निर्भर करता है। 1 क्लोरोप्रोपेन का निर्माण 1 डिग्री फ्री रेडिकल के द्वारा होता है, जबकि 2 क्लोरोप्रोपेन के बनने में द्वितीयक मुक्त मूलक बनता है। मुक्त मूलकों के आपेक्षिक स्थायित्व को हम इस प्रकार से हम जानते हैं कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल है ये सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और सबसे कम स्थायित्व है वो मिथाइल फ्री रेडिकल का होता है। तो जिस फ्री रेडिकल का स्थायित्व है वो सबसे ज़्यादा होगा उसका बनना सबसे अधिक सुगम हो जाएगा, और उसके द्वारा रिएक्शन है वो आसानी से होगी। ये बात हम लोग भली भांति जानते हैं। अब यदि ऊर्जा के संदर्भ में हम इन डिफरेंट फ्री रेडिकल्स के बनने को अगर हम देखें तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो मिथाइल 3 डिग्री फ्री रेडिकल है
उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान इन सारे मानों में न्यूनतम है। फिर 2 डिग्री फ्री रेडिकल के लिए कुछ अधिक है, 1 डिग्री के लिए और अधिक है, और मिथाइल फ्री रेडिकल के लिए सर्वाधिक है। तो ये ऊर्जा के मान से भी हम इसको सत्यापित कर सकते हैं कि क्यों 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे आसानी से बन जाता है।